जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल, मतलब एकदम योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है जैसे ये शहर अचानक ही पूरी भव्यता के साथ जमीन से उग आए। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें उस दौर में ले जाते हैं जो सिंधु सभ्यता से भी पहले का है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि वो कौन सी छोटी छोटी बस्तियां और संस्कृतियां थीं जिन्होंने मिलकर उस महान सभ्यता की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सच यही है कि कोई भी सभ्यता शून्य में पैदा नहीं होती। सिंधु सभ्यता की जड़ें प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों में हैं। ये वो दौर था जिसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं, यानी जब इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु, खासकर तांबे का जादू सीख लिया था। ये संस्कृतियां एक तरह से प्रयोगशाला थी, जहां वे सारे विचार और तकनीकें पनप रही थीं जिनका इस्तेमाल बाद में बड़े पैमाने पर हुआ। और इनका फैलाव वो बहुत बड़ा था। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब से लेकर राजस्थान और दक्षिणी अफगानिस्तान तक। ठीक है, तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत बलूचिस्तान के पहाड़ी और उबड़-खाबड़ इलाकों से करते हैं। स्रोतों में सबसे पहला नाम मेहरगढ़ का आता है और इसकी उम्र तो हैरान करने वाली है। लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, मतलब मिस्र के पिरामिड बनने से भी हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यवस्थित बस्ती मौजूद थी। बिल्कुल, मेहरगढ़ इस पूरी कहानी का शुरुआती बिंदु है, नींव का पत्थर। और यहीं से हमें उस दौर की सबसे पुरानी स्त्री मूर्ति भी मिली है। लेकिन मेहरगढ़ अकेला नहीं था। पास में ही कुल्ली और नाल जैसी बस्तियां भी थीं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे कुल्ली के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वे बहुत ज्यादा सजे हुए होते थे। उनका एक खास डिजाइन था, एक बैल जिसकी आंखें बहुत बड़ी और गोल होती थीं और शरीर लंबा खिंचा हुआ। यह सिर्फ एक जानवर की तस्वीर नहीं थी, शायद ये ताकत या खेती या किसी देवता का प्रतीक रहा होगा। और मुझे एक और बड़ी अनोखी चीज का जिक्र मिला। कुछ जानवरों की मूर्तियों में पैरों के नीचे पहिरे लगे हुए मिले हैं। क्या ये उस जमाने के खिलौने थे? बहुत संभव है। ये उस युग की तकनीक और शायद उनके रोजमर्रा के जीवन की एक झलक देता है। इसी तरह मेही नाम की जगह से एक तांबे का शीशा मिला है, जिस पर एक सिर रहित स्त्री की आकृति बनी है। ये बहुत ही रहस्यमयी है और शायद उनकी किसी धार्मिक मान्यता या अनुष्ठान से जुड़ा हो। ये छोटी छोटी चीजें हमें उनकी दुनिया में झांकने का मौका देती हैं। ठीक है, तो एक तरफ कला, प्रतीक और शायद कुछ रहस्यमयी मान्यताएं थीं, लेकिन किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए कुछ व्यावहारिक चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे पानी का इंतजाम। और यहीं पर नाल नाम की जगह की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि वहां एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। उन्नत शायद छोटा शब्द है। ये उस समय के हिसाब से आप कह सकते हैं क्रांतिकारी था। सोचिए, हम नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं और नाल के लोग सीढ़ीदार खेतों में छोटे छोटे बांध और नहरें बनाकर पानी पहुंचा रहे थे। ये सिर्फ खेती के लिए एक बड़ी छलांग नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि लोग एक समुदाय के तौर पर मिलकर बड़ी योजनाएं बना सकते थे और उन्हें लागू भी कर सकते थे। सभ्यता की पहली निशानी तो यही होती है ना। हाँ, ये तो वाकई पूरी कहानी बदल देता है। मतलब बड़े शहरों की जो भव्य इंजीनियरिंग थी, उसकी शुरुआत इन छोटी बस्तियों में हो रही थी। नाल से और क्या खास मिला? वहां से सेलखड़ी की एक मोहर मिली है। सेलखड़ी यानी एक नरम पत्थर जिस पर नक्काशी करना आसान होता है। इस मुहर पर एक गरुड़ जैसी आकृति है, जिसने अपने पंजों में एक सांप को दबा रखा है। इसके अलावा तांबे की ठप्पा वाली मोहरें यानी स्टैम्प सील्स और पत्थर के बाट भी मिले हैं। जब आपको मोहरें और बाट मिलने लगे तो समझ जाइए कि व्यापार, हिसाब किताब और मानकीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इसी सिलसिले में पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगेट ने इन संस्कृतियों को समझने के लिए एक वर्गीकरण किया था, लाल और हल्के पीले भूरे रंग के बर्तनों के आधार पर। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई जासूस अलग-अलग सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या उनकी थ्योरी सही निकली? बिगेट का काम उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने देखा कि उत्तरी बलूचिस्तान में ज्यादातर लाल रंग के बर्तन मतलब रेडवेयर मिल रहे थे, जबकि दक्षिणी बलूचिस्तान में हल्के पीले भूरे रंग के बर्तन बफवेयर। उन्होंने इसी आधार पर दो अलग-अलग सांस्कृतिक जोन बना दिए। लेकिन बाद में टोगाओ जैसी जगहों पर ऐसे बर्तन मिले जो दोनों ही जोन में पाए जाते थे, जिससे ये विभाजन थोड़ा धुंधला हो गया। पर यह हमें दिखाता है कि इतिहासकार कैसे पैटर्न खोजकर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं।
बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों से निकलकर अब हम सिंधु नदी के विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाकों में आते हैं। यहाँ कहानी और बड़े पैमाने पर फैलने लगती है। आमरी और कोटदीजी, ये दो नाम बार बार सामने आते हैं। आमरी से क्या पता चलता है? तस्वीर देता है। वहां की खुदाई में बारहसिंघा और गैंडे राइनो की हड्डियां मिली हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज का सिंध, जो काफी हद तक सूखा और रेगिस्तानी है, उस जमाने में एक हरा भरा, शायद दलदली इलाका रहा होगा, जहां बड़े बड़े जंगली जानवर घूमते थे। अच्छा, एक पूरी तरह से अलग दुनिया। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आमरी के आखिरी दौर में झुकर और झांगर नाम की संस्कृतियों के भी सबूत मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वहां कोई हमला हुआ था या पुरानी संस्कृति बस समय के साथ बदल गई? ये शायद एक क्रमिक बदलाव था। एक जीवन शैली धीरे धीरे खत्म हो रही थी और दूसरी उसकी जगह ले रही थी। ये एक जीवंत और बदलते हुए समाज का संकेत है, ना कि किसी ठहरे हुए समाज का। बदलाव की बात हो रही है, लेकिन पास ही में कोटदीजी नाम की बस्ती का अंत तो बहुत नाटकीय और विनाशकारी तरीके से हुआ। स्रोत बताते हैं कि उसे एक नहीं बल्कि 2 बार भयंकर आग ने जलाकर राख कर दिया। हाँ, कोटदीजी का अंत दुखद था, लेकिन उस आग की राख के नीचे जो दबा मिला वो हैरान करने वाला था। एक छोटा मोटा योजनाबद्ध शहर। प्राक सैंधव काल में ही वहां के लोगों ने चूना पत्थर और मिट्टी की ईंटों से अपने शहर के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार यानी किलेबंदी बना ली थी। शहर के अंदर योजनाबद्ध सड़कें और नालियां भी थीं। 1 मिनट, मतलब नगर नियोजन और किलेबंदी, जिसे हम हड़प्पा की खासियत मानते हैं, वो विचार उससे भी सदियों पहले कोटदीजी में जड़े जमा चुका था। और वहां से मिली चीजों की सूची भी कमाल की है। बिल्कुल। कांसे की चूड़ी, पत्थर के बाट और सबसे जरूरी चीज स्टीटाइट यानी सेल खड़ी की मोहरें। और ये कोई साधारण मोहरें नहीं है। एक पर हाथी बना है और दूसरी पर जो निशान है, विशेषज्ञों को लगता है कि वो शायद शुरुआती सिंधु लिपि का एक अक्षर हो सकता है। आप कह रहे हैं कि लिखने की कला का सबसे पहला सबूत हमें मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में नहीं, बल्कि उनसे भी पुरानी इस बस्ती कोटदीजी में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी संभावना है। इसके अलावा वहां के मिट्टी के बर्तनों पर एक सींग वाले देवता का चित्र मिला है और 6 पंखुड़ियों वाले फूल जैसे अनोखे डिजाइन भी मिले हैं। ये दिखाता है कि उनकी कला और मान्यताएं कितनी विकसित थीं। ये पैटर्न अब बहुत साफ नजर आ रहा है। किलेबंदी, योजनाबद्ध सड़कें, व्यापार, एक जैसी धार्मिक मान्यताएं, ये सारे विचार अलग अलग जगहों पर एक ही समय में पनप रहे थे। रहमान डेरी में तो ये कहानी एक नए स्तर पर ही पहुंच जाती है। रहमान डेरी, जो आज के पाकिस्तान की गोमल घाटी में है, प्राक हड़प्पा काल में ही एक बेहद व्यवस्थित बस्ती थी। यहाँ के घर आयताकार थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ये कोई अपने आप बसी हुई बस्ती नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका नक्शा बनाकर इसे बसाया हो। ये अर्बन प्लानिंग की असली शुरुआत है। और जो सबसे चौंकाने वाली खोज है वो है लाजवर्द के मनके। ये लाजवर्द क्या चीज है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लाजवाब यानी लापिस लाजुली एक गहरा नीला कीमती पत्थर है जो उस जमाने में सोने से भी ज्यादा मूल्यवान माना जाता था। और ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के बदख्शां इलाके की खानों से आता था। इसका रहमान डेरी में मिलना इस बात का अकाट्य सबूत है कि इन लोगों का व्यापारिक नेटवर्क मध्य एशिया तक फैला हुआ था। ये कोई स्थानीय व्यापार नहीं था, ये लंबी दूरी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था जो सिंधु सभ्यता के जन्म से भी पहले फल फूल रहा था। तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी बस्तियां अलग अलग प्रयोगशालाओं की तरह थीं, जहां शहर बनाने और सभ्यता को चलाने के अलग अलग प्रयोग चल रहे थे। और धीरे धीरे ये सारे विचार और खोजें एक दूसरे से मिलकर जुड़कर किसी बड़ी चीज को जन्म दे रही थीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी चर्चा का सार है। और इसी अद्भुत प्रक्रिया को महान पुरातत्वविद ब्रिजेट और रेमंड ऑल्चिन ने सांस्कृतिक अभिसरण यानी कल्चरल कन्वर्जेंस का नाम दिया। ये वो मेल्टिंग पॉट था जिसमें बलूचिस्तान की कला, नाल का जल प्रबंधन, कोटदीजी की नगर योजना और रहमान डेरी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब मिलकर पिघले और इसी में से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। अब तक हम उन इलाकों की बात कर रहे थे जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन ये कहानी किसी आधुनिक सरहद में बंधी नहीं थी। यही प्रयोग भारत की राजस्थान में कालीबंगा नाम की जगह पर भी चल रहे थे। हाँ, कालीबंगा के प्राक हड़प्पाई चरण में भी हमें ठीक कोटदीजी की तरह किलेबंदी मिलती है।
यहाँ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनका भी एक निश्चित अनुपात था, 3.2.1। जब आप अपनी ईंटों का आकार तय कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बड़े पैमाने पर निर्माण की सोच रहे हैं। यह मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन, जो एक विकसित समाज की निशानी है। और वहाँ के आम लोगों के जीवन के बारे में क्या पता चलता है? घर के अंदर से तंदूर और पत्थर की चक्कियां मिली हैं, जो उनके खानपान के तरीकों पर रोशनी डालती हैं। हमें पता है कि वो जौ की खेती करते थे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है टेराकोटा की एक छोटी सी चकती, जिस पर हूबहू वैसा ही सींग वाला देवता बना है, जैसा हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर कोटकीजी में मिला था। फिर से वही सींग वाले देवता, कोटदीजी और अब कालीबंगा। इतनी दूरी के बावजूद एक जैसी आस्था, एक जैसा प्रतीक, ये इन बस्तियों के बीच एक गहरे कनेक्शन की ओर इशारा करता है ना? और स्रोतों में एक सोथी संस्कृति का भी जिक्र आता है। ये क्या है? प्रसिद्ध पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने देखा कि कालीबंगा के शुरुआती स्तरों से जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, वे राजस्थान के ही एक और इलाके सोथी में मिले बर्तनों से बिल्कुल मेल खाते थे। इसे ऐसे समझिए जैसे अलग-अलग इलाकों की अपनी खास तरह की चित्रकारी या डिजाइन होती है। घोष ने पहचाना कि कालीबंगा के कुम्हार सोथी स्टाइल के बर्तन बना रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने इस पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र को सोथी संस्कृति कहा, और इसका प्रभाव हरियाणा के सिसवाल तक देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क कितना विशाल था। तो आज की इस गहरी पड़ताल से यह बिल्कुल साफ है कि सिंधु घाटी की महान सभ्यता कोई चमत्कार नहीं थी जो रातों रात आसमान से टपक पड़ी। इसकी जड़ें प्राक हड़प्पा संस्कृतियों की समृद्ध और विविध जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। ये हजारों सालों की मेहनत, छोटे छोटे प्रयोगों और अलग-अलग संस्कृतियों के संगम का नतीजा थी। बिल्कुल, ये एक क्रांति नहीं, बल्कि एक क्रमिक विकास था। जैसे कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक विशाल नदी बनाती हैं, ठीक वैसे ही इन प्राक हड़प्पा संस्कृतियों ने मिलकर सिंधु सभ्यता के महासागर का निर्माण किया। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक और हैरान करने वाला आंकड़ा दिया गया है। पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में जहाँ सैकड़ों प्राक हड़प्पा बस्तियां थीं, उनमें से सिर्फ 3 चक 76, गमन वाली और संधान वाला थेर ही ऐसी थीं जो आगे चलकर परिपक्व हड़प्पा काल के बड़े शहर या कस्बे बन पाईं। यह सोचने पर मजबूर करने वाला तथ्य है। सैकड़ों में से सिर्फ 3। तो सोचने वाली बात यह है कि बाकी सैकड़ों बस्तियों का क्या हुआ? वे बड़े शहर क्यों नहीं बन सकीं? क्या वे समय के साथ उजड़ गईं? क्या वे असफल हो गईं? या फिर उन्हें इन 3 बड़े केंद्रों ने अपने अंदर समाहित कर लिया? ये सवाल शहरीकरण की सीधी सरल कहानी को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सभ्यता के विकास में सफलता की कहानियों के साथ साथ गुमनामी में खो जाने वाली बस्तियों की भी एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है।